विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी कि विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, धन से धर्म और अंततो गत्वा सुख की प्राप्ति होती है। विद्या धनम या विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सर्वोत्तम माना गया है। शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की प्रगति के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो आइए आज हम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। 1 अप्रैल 2010 से आए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून जो है सो इसके बारे में कहा गया था कि जो यह कानून जो आया है वो शिक्षा की दिशा में एक नया सवेरा लाएगा। और बिल्कुल लाएगा, क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि इसको आने में लगभग 60 साल से ऊपर का समय लग गया था, जब शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में चुना गया था, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। लेकिन एक सवाल यह भी है कि यह अधिकार जब आया इतने वर्षों के बाद, तो क्या यह बिल्कुल दुरुस्त होकर के आया था? खैर यह चर्चा का विषय नहीं है। जिस समय यह कानून आया था उस समय भारत सरकार का दावा था कि देश में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के 22 करोड़ विद्यार्थी है। उनमें से 1 करोड़ ऐसे विद्यार्थी है जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो खासकर सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक कारणों की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए, शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्थान लेने में काफ़ी लंबा समय लगा। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में न रखते हुए इसे संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन रखा गया था। इसमें अनुच्छेद 45 के अधीन सरकार को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की उपेक्षा की गई थी, जिसे संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर यानी कि 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें पर्याप्त संसाधनों की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, माता पिता की उदासीनता, अशिक्षा, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से इसको पूरा नहीं किया जा सका। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि शिक्षा जो है वो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अधीन है। यानी कि समवर्ती सूची वैसी सूची को कहा जाता है जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद सन 2002 में संविधान का 86वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21 को सम्मिलित किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी और इसके लिए वे चाहे तो कानून का निर्माण भी कर सकती है। इसी क्रम में शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाली संवैधानिक व्यवस्था के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। कभी भी आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अनुच्छेद 45 क्या कहा और अनुच्छेद 21 को क्या कह रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है पहले अनुच्छेद 45 जो था वो पहले जो है सो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार के रूप में 21 क के अंतर्गत रखा गया है। फिर 21 अलग चीज़ है। यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत किया गया। राज्यसभा ने इस बिल को 20 जुलाई 2009 को व लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया तथा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। देखिए, एक चीज़ और जानने योग्य है कि 86वां यानी कि 86 संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके तहत कुछ और प्रावधान किए गए थे, जिसमें भाग 4 क मूल कर्तव्य के तहत 51 क में यह जोड़ा गया कि माता पिता तथा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। इस संशोधन के अनुसार सरकार को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता। यह भी इस संशोधन में जुड़ा गया था। इस संशोधन में अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान था। अब देखिए, शिक्षा से जुड़े कुछ खास अनुच्छेद को देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 350 का क। यह 350 का क यह कहता है कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार या स्थानीय निकाय का दायित्व बनाया गया है। यह 350 क आपका कहता है। यह था आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
बनने तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कैसे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया। अब चलते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। अब चलिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को एक नज़र देख लेते हैं। जो परीक्षा उपयोगी है, जो इम्पोर्टेंट बात है, उस सबको देखते हैं। तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए यह जो अधिनियम है वह यह अधिनियम है। यहाँ 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों, यानी कि बालक और बालिका दोनों की बात हो रही है, यानी कि एक पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध इस अधिनियम में है। इसमें जो है वह कुल 7 अध्याय हैं। ठीक है, इसका विस्तार जो है सो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ये इस अधिनियम में कहा गया है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। आपको पता होगा कि यह यहाँ देख रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन जो ये अधिनियम है यह 2009 में बना था, लेकिन इसको लागू जो है सो पूरे भारत देश में, पूरे देश में जो है 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। अब देखिए यहाँ जो अनुच्छेद 29 भी आ गया, अनुच्छेद 30 भी आ गया। आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान में जितना अनुच्छेद है उससे ज़्यादा छेद है, यानी कि बहुत ज़्यादा अनुच्छेद है, और क ख ग घ करके तो आप बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो इसमें जान लीजिए कि अनुच्छेद 29 क्या है। तो अनुच्छेद 29 जो है सो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यह अनुच्छेद आपका 29 कहता है। वहीं 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद आपका 29 हो गया और ये अनुच्छेद आपका 30 हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा और कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होइएगा अनुच्छेद 21 में और 21 क में, यानी कि 21 क वो शिक्षा से संबंधित है और जो शिक्षा का को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया इसमें। लेकिन अनुच्छेद 21 जो है सो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यानी कि इस अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कभी भी इस अनुच्छेद 21 में और 19 और अनुच्छेद 21 क में कभी भी कन्फ्यूज आपको मत होना है। इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी। इस अधिनियम में ये भी बात की चर्चा की गई है। देखिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी एक अधिनियम है, जिसको आपको हम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तो आपको पहले से ही पता है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो ये जो है इसमें सामान्य बच्चे जो हैं उनके साथ साथ निःशक्त बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जो जिनमें बहुनिःशंकता है, वो ज़्यादा जो बालक बहुनिःशंकता से ग्रस्त बालक हैं उनको अपने घर आधारित शिक्षा का विकल्प अपनाने का अधिकार हो सकेगा। ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जहाँ किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। परंतु यह कि और प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार के प्रवेश प्राप्त कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं
करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। यानी कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल के ऊपर भी हो जाता है फिर भी उसे जो है सो निःशुल्क और शिक्षा पाने का पूरा हकदार होगा। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, देखिए इसके अंतर्गत जो है कोई बालक किसी विद्यालय में पढ़ रहा हुआ होता है और उसको अगर किसी दूसरे विद्यालय में नामांकन करवाना है तो उसे वह पूरा अधिकार है। और इसके लिए प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा है वहाँ के प्रधानाध्यापक को उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन जिस विद्यालय में वो प्रवेश चाहता है वहाँ अगर किसी कारणवश स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या फिर विलम्ब करता है तो जिस विद्यालय में नामांकन वो करवाना चाहता है तो वहाँ के प्रधानाध्यापक इसके लिए वह इनकार नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। तो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाए जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे। देखिए जो मेन चीज़ जो है मेन टॉपिक है उसको देखते चलते हैं। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। इसका मतलब है कि अगर कोई बालक अगर किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उस समय उस बालक से किसी भी प्रकार का फीस संग्रहित नहीं किया जाएगा। साथ ही उसके माता पिता अथवा संरक्षक जो भी है उनको किसी भी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो प्रथम बार जुर्माना, इसमें जुर्माना भी है, जुर्माने के तौर पर 25,000 रुपया। लेकिन अगर दूसरा बार फिर ऐसी बात अगर होती है तो फिर 50,000 रुपया जुर्माना आपको भरना होगा। प्रवेश के लिए आयु का सबूत, देखिए इसके अंतर्गत जो है सो बालक का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र अगर नहीं है या कोई आयु का सबूत नहीं है तो ऐसे बालक को विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश से इनकार न किया जाना, देखिए इसमें क्या है कि कोई भी बालक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ या जो विस्तारित तिथि है एडमिशन का उसके बीच में जब चाहे वह एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर विस्तारित तिथि भी समाप्त हो गई है फिर भी वह अगर नामांकन करवाना चाहता है तो उसे नामांकन करवाने का पूरा अधिकार होगा। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, इसका मतलब क्या है कि किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, इसका मतलब है कि आपको बालक को किसी भी प्रकार से किसी भी तरीका से या किसी भी तरह से आपको न तो उसको शारीरिक दंड देना है न उसको डराना धमकाना या उसको मानसिक उत्पीड़न देना है। इसका मतलब यही है कि आपको किसी भी हालत में जो है सो छड़ी वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल गया है। हाँ, तो इसके अंतर्गत कोई भी अगर स्कूल खुलता है तो सबसे पहले उसको है सो लोकल गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे उसको परमिशन लेना होगा। अगर वह बिना परमिशन का स्कूल चलाता है तो उसको 1 लाख रुपया जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा जितना दिन अगर वह विद्यालय चलाता है या मान्यता उसको मिला हुआ है और मान्यता को कैंसिल करवा लिया है या फिर नहीं मिला हुआ है और तो जितना दिन अगर विद्यालय चलाता है तो प्रत्येक दिन 10,000 रुपया उसको जुर्माना लगेगा। यानी कि 1 लाख रुपया इधर हो गया और जितना दिन विद्यालय चलाएगा तो उसके हिसाब से 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से उसको देना होगा। विद्यालय प्रबंध समिति, देखिए इसमें क्या है कि विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर यह विद्यालय प्रबंध समिति बनेगी। इस समिति के कुछ कार्य भी दिए गए हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पहले ही बताए हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी सब को देखते हुए चलेंगे। आगे देखिए विद्यालय विकास योजना है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें हैं, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, ये सब चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं छात्र शिक्षक अनुपात। तो इसमें छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात होगा उस पर जो है सो नियम बनाए गए हैं। शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, उसके बाद है गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना
आपदा राहत कर्तव्यों या यथाशक्ति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या सांसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न, यानी कि इन सब चीज़ों से अलग किसी भी तरीके के गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन, तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करना है, ये भी इस अधिनियम में कहा गया है। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है, परीक्षा है और उसका समापन प्रमाण पत्र है, यानी कि परीक्षा जब समाप्त होगी, एक तो है सो किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यानी कि इसमें जो है सो पास या फेल नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आपको एक प्रमाण पत्र देना है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 में, तो बालकों के अधिकार का संरक्षण है। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी को देखना है। इसमें क्या है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना है, शिकायतों को दूर करना है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना है, ये सब चीज़ है। तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को देखना है। देखिए इस अधिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह है विद्यालय के लिए मान और मानक। इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है और ध्यान में इसको हमेशा रखना है। इसमें शिक्षकों की, पहले आए थे शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए प्रवेश के लिए बालक और शिक्षकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो 60 तक, जहाँ पहली यानी कि प्री प्राइमरी पहला से लेकर के 5वां क्लास तक जहां 60 बच्चा है वहां 2 शिक्षक होंगे। 60 के ऊपर 60 से लेकर के 90 तक 3 शिक्षक होंगे। 91 से लेकर के 120 तक 4 शिक्षक होंगे। 120 से लेकर के 200 के मध्य 5 शिक्षक होंगे। 150 बालकों से अधिक जहां है वहां 5 यानी कि 5 टीचर होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। 200 बालकों से जहां अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि प्रधान अध्यापक को छोड़ करके 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि एक टीचर जो है 40 बच्चा को एक टीचर जो है सो पढ़ाएगा, यानी कि 40 और 1 का अनुपात होना चाहिए। वहीं देखिए इसमें 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए तो कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो, यानी कि विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए, भाषा के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक यहाँ होना चाहिए। जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ 1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। उसके बाद है सो कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा, इन सब विषयों के लिए एक हर विषय के लिए इन सब विषयों के लिए अंशकालिक शिक्षक आपको होना चाहिए। भवन कैसा होना चाहिए, तो भवन जो है सभी मौसम वाले भवन होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष यानी कि 1 कक्षा होना चाहिए और 1 कार्यालय होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्यावरण पेयजल सुविधा होना चाहिए। जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां 1 रसोई घर होना चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए। ये भवन संबंधी बातें हो गई। अब आते हैं एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस यानी कि शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो वह देख लेते हैं कि पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए 200 कार्य दिवस यहाँ बनाया गया है। वही 6ठी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस बनाया गया है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे हैं। वहीं 6ठा से लेकर के 8वां तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे हैं। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या यानी कि एक सप्ताह में उनको 45 घंटा जो है शिक्षण घंटा यानी कि 45 घंटा उनको शिक्षण कार्य करना है। अध्यापन शिक्षण उपस्कर, तो इसमें आता है वो प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में जो है सो प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी। खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार आपने निःशुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।